एक लाइन है जो आपने अपने करियर में न जाने कितनी बार सुनी होगी। ट्रैफिक बढ़ रहा है, पोस्टग्रेसql स्लो चल रहा है, तो MongoDB लगा लेते हैं। ये लाइन रीजनेबल लगती है, व्हाइट बोर्ड पे तो और भी परफेक्ट लगती है। लेकिन यही आधा सच एक दिवाली की रात तड़का ऐप को ले डूबा और 3 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स लटक गए। आज हम घिसा पिटा सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल का डिबेट नहीं करेंगे, हम एक्चुअली बात करेंगे एक्सेस पैटर्न्स और फेलियर मोड्स की। और मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा, जिसके बाद आप किसी भी सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू या प्रोजेक्ट की मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली बता पाओगे कि किस फीचर के लिए MongoDB यूज करना है, कहां PostgreSQL लगेगा, कहां Redis यूज हो सकता है और कहां Elasticsearch। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये भी समझा पाओगे कि आखिर ये यूज क्यों हो रहे हैं। और ये सब हम सीखेंगे उसी अपने तड़का ऐप से। अगर आप चैनल में नए हैं तो तड़का एक केस स्टडी ऐप है जिसे हमने एक यूजर से 1 मिलियन यूजर्स तक स्केल किया था। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आराम से देख लेना। और वीडियो के एंड में मैं वो एक्चुअल रीजन रिवील करूंगा जिसकी वजह से तड़का ऐप दिवाली की रात क्रैश हुई थी, और वो रीजन सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल का नहीं था। तो चलो शुरू करते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं। तड़का की शुरुआत हुई थी 3 इंजीनियर्स AWS के एक छोटे EC2 इंस्टेंस और एक PostgreSQL के साथ। बस हर चीज उसी एक डेटाबेस में थी और पहले 10,000 यूजर्स तक ये एकदम मस्त चल रहा था, कोई लोड नहीं आया। फिर अचानक ट्रैफिक बढ़ गया और सिस्टम स्लो होने लगा। तब हमारी टीम के एक जूनियर डेवलपर राहुल ने वही घिसा पिटा डायलॉग मारा, सीक्वल स्केल नहीं करता, हमें नो सीक्वल पे शिफ्ट होना चाहिए। और यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। एक एवरेज डेवलपर सोचता है कि अगर ट्रैफिक बढ़ा तो कोई ट्रेंड वाला डेटाबेस यूज कर लेते हैं, लेकिन एक आर्किटेक्ट हाइप देख के टूल नहीं चूज करता। वो सवाल करता है कि मेरे सिस्टम का एक्सेस पैटर्न क्या है, और वही मैंने राहुल को समझाया। भाई, इंस्टाग्राम ने अपना यूजर और रिलेशनशिप डेटा सालों तक PostgreSQL पे स्केल किया, शार्डिंग और कनेक्शन पूलिंग की हेल्प से। हाँ, मीडिया के लिए अलग ऑप्शंस थे, लेकिन पॉइंट ये है कि रिलेशनल डीबी का नाम प्रॉब्लम नहीं होता, वर्कलोड प्रॉब्लम होता है। कंटेक्स्ट जाने बिना ये बोलना कि सीक्वल स्केल नहीं करता वैसे ही है जैसे ये बोलना कि जावा स्लो है। तड़का ऐप का डेटाबेस डिजाइन देखने से पहले हम 5 चॉइसेस समझते हैं, क्योंकि इनके बिना आप सिस्टम डिजाइन नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले आते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस, जैसे PostgreSQL, MySQL, SQL सर्वर और Oracle। इनका सीन एकदम सिंपल है। यहां डेटा की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। यहां स्ट्रिक्ट स्कीमा होता है, यानी डेटा स्ट्रिक्ट रोज और कॉलम्स में ही जाएंगे ताकि सिस्टम कोई गलत रिकॉर्ड सेव ही ना कर सके, जैसे हमारे कोर यूजर्स, पेमेंट्स या ऑर्डर का डेटा। लेकिन हर जगह स्ट्रिक्ट स्कीमा प्रैक्टिकल नहीं होता। फूड डिलीवरी एप्स में हर रेस्टोरेंट का मेनू अलग हो सकता है, किसी के पास 2 मॉडिफायर्स हैं और किसी के पास 20। और वहीं से एंट्री होती है डॉक्यूमेंट डीबी की, जैसे MongoDB, Couchbase, Firebase का Firestore, Amazon डॉक्यूमेंट डीबी या Azure का Cosmos DB। ये डेटाबेसेस उन सिस्टम्स के लिए परफेक्ट हैं जहां हर डेटा का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो सकता है। अगर हर मेनू आइटम को रिजिड रिलेशनल टेबल्स में फिट करने जाएंगे तो क्वेरीज और जॉइंट्स की खिचड़ी बन जाएगी। वहां डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस नेचुरली फिट हो जाते हैं, क्योंकि पूरा फ्लेक्सिबल जेसन एक ही जगह स्टोर होता है। पर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्पीड का भी एक अलग गेम है, और उसके लिए तीसरा ऑप्शन है की वैल्यू स्टोर्स, जैसे Redis, DynamoDB या Aerospike। इनका पूरा फोकस रॉ परफॉर्मेंस पे होता है। ये डेटा को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं कि रीड्स और राइट्स एकदम फास्ट हो सकें। शॉर्ट लिव्ड चीजें जैसे यूजर सेशंस, OTPs, कार्ड्स या लाइव टोकन्स के लिए ये एकदम परफेक्ट फिट हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ फास्ट होना काफी नहीं है, कभी कभी सर्च खुद एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बन जाती है। तब काम आते हैं डेडिकेटेड सर्च इंजिन्स, जैसे Elasticsearch, OpenSearch या Solr। अगर गलती से यूजर ने बिरयानी की स्पेलिंग डाल के बिरयानी सर्च कर लिया तो भी ये सिस्टम्स पीछे इन्वर्टेड इंडेक्स यूज करके बिरयानी का रिलेवेंट रिजल्ट्स दिखा देते हैं, और वो भी मिली सेकेंड्स में। और लास्ट में आते हैं OLAP डेटाबेसेस, जैसे ClickHouse या BigQuery।
ये होते हैं हैवी एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग क्वेरीज के लिए। इनमें कॉलमनर स्टोरेज यूज होती है, मतलब डेटा रोज की जगह कॉलम्स में स्टोर होते हैं ताकि मिलियंस ऑफ डेटा को एग्रीगेट करके फट से दिखाया जा सके। तो ये तो हो गई ऑप्शंस की लिस्ट, लेकिन इनका असली मजा तभी आता है जब प्रोडक्शन में ये सब एक साथ यूज होते हैं। चलो अब तड़का में एक एक माइक्रो सर्विसेज में देखते हैं कि रियल वर्ल्ड ट्रैफिक में कहां क्या दिक्कत आती है, हमारी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और किस एक्सेस पैटर्न के लिए हमें कौन सा डेटाबेस चूज करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर्स और पेमेंट्स को, और यहां राहुल ने सीधा बोला मोंगो लाते हैं, फ्लेक्सिबल है और फास्ट स्केल होता है। देखो ये इंट्यूशन गलत नहीं है, ट्रैफिक बढ़ा तो फ्लेक्सिबल नोसीक्वल ले आओ, सुनने में सही भी लगता है, लेकिन जब कोर ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स की बात होती है तो ये लॉजिक फेल हो जाता है। और इसका पहला रीजन है स्कीमा ड्रिफ्ट। मान लो किसी नए डेवलपर ने किसी फील्ड का नाम चेंज कर दिया, अमाउंट से टोटल अमाउंट कर दिया और माइग्रेशन चलाना भूल गया। MongoDB बाय डिफॉल्ट स्ट्रिक्ट स्कीमा एनफोर्स नहीं करता, वो दोनों वर्जन्स को चुपचाप डेटाबेस में सेव कर देगा। और रात को जब ऑटोमेटिक रिकंसिलिएशन स्क्रिप्ट चलेगी तो आधे रिकॉर्ड्स में अमाउंट और आधे में टोटल अमाउंट होगा। फाइनेंस का पूरा बैलेंस शीट बिगड़ जाएगा। वहीं एक रिलेशनल डेटाबेस या सीक्वल में स्ट्रिक्ट स्कीमा होता है, वहां बिना प्रॉपर डेटाबेस माइग्रेशन के नया कोड डिप्लॉय ही नहीं हो पाता। और पेमेंट्स में यह फर्क करोड़ों का नुकसान बचा सकता है। और अब बात करते हैं दूसरे बड़े रीजन की, जो है एसिड ट्रांजैक्शंस। पेमेंट फ्लो में जब यूजर के वॉलेट से कोई अमाउंट डिडक्ट हुआ तो एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे नया ऑर्डर क्रिएट होना चाहिए। अगर बीच में सर्वर क्रैश हो गया तो ये पूरा ट्रांजैक्शन रोल बैक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पेमेंट कट गया और ऑर्डर ही ना क्रिएट हुआ हो। मैं जानता हूं कुछ लोग अब बोलेंगे MongoDB भी अब मल्टी डॉक्यूमेंट एसिड ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है। हाँ करता है, लेकिन पोस्टग्रेस का कोड डिजाइन ही रो लेवल लॉक्स और रॉक सॉलिड एसिड ट्रांजैक्शंस के लिए बना है। हमें पेमेंट्स और ऑर्डर्स में किसी नए टूल का एक्सपेरिमेंट नहीं करना था। हमें पेमेंट्स के लिए वो डेटाबेस चाहिए जो सालों से टेस्ट हो चुका हो। यहां मिली सेकेंड वाली स्पीड नहीं, चैन की नींद जरूरी होती है। अब आप पूछोगे ठीक है रिलेशनल डेटाबेस तो समझ आ गया, लेकिन MySQL, SQL सर्वर या Oracle क्यों नहीं यूज किया, पोस्टग्रेस ही क्यों? उसके सिंपल रीजंस हैं। हमें एक बैटल टेस्टेड ओपन सोर्स डेटाबेस चाहिए जिसका इकोसिस्टम मैच्योर हो, स्केलिंग टूल्स रेडी हो और फ्लेक्सिबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। पोस्टग्रेस हमें स्ट्रिक्ट इंटीग्रिटी भी देता है और जरूरत पड़ने पे JSON-B के थ्रू कंट्रोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी भी। इसीलिए हमने फाइनल किया कि ऑर्डर्स और पेमेंट्स का कोर टेबल्स हमेशा पोस्टग्रेस में ही रखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि MongoDB बेकार है। हमें MongoDB की जरूरत वहां पड़ी जहां पोस्टग्रेस फट रहा था, यानी रेस्टोरेंट मेनूज। देखो तड़का जैसे ऐप में मेनूज बहुत डायनेमिक होते हैं। पिज्जा वाले के पास क्रस्ट और 10 टॉपिंग्स के ऑप्शन हैं, तो थाली वाले के पास 10 टाइप की सब्जी और अलग अलग टाइप के डेजर्ट्स के ऑप्शन हो सकते हैं। अगर इन सबको पोस्टग्रेस में रखेंगे तो आइटम्स, कैटेगरीज, मॉडिफायर्स और प्राइसिंग के 5 अलग अलग टेबल्स बनाने पड़ेंगे। और जब कोई भूखा यूजर ऐप खोलेगा तो डेटाबेस को हर बार उन सभी टेबल्स पर ज्वाइन मारना पड़ेगा और ट्रैफिक बढ़ते ही डेटाबेस बैठ जाएगा। तो यहां एक्चुअली MongoDB हीरो बन के आया। हमने पूरे रिलेशनल स्ट्रक्चर को हटाया और एक रेस्टोरेंट के मेनू के लिए एक सिंगल JSON डॉक्यूमेंट DB में डाल दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ? स्कीमा फ्लेक्सिबल हो गया। अब जिसको जो मॉडिफायर चाहिए वो JSON में डाल सकता है अपने हिसाब से। और सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि यूजर जैसे ही मेनू खोलता है उसको बिना किसी ज्वाइन के एक सिंगल क्वेरी में पूरा JSON ऑब्जेक्ट मैप होके UI में दिख जाता है, मतलब अल्ट्रा फास्ट रीड्स। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऑर्डर्स और मेनूज तो तब आएंगे ना जब यूजर अपने पसंद का खाना ढूंढ पाएगा। और जैसे ही हमने तड़का ऐप पर सर्च फीचर लाइव किया था तो एक नया सरदर्द शुरू हो गया था। सर्च पे आते ही राहुल ने डेटाबेस में एक सिंपल सी क्वेरी लिखी, लाइक परसेंट बिरयानी परसेंट। अब दिवाली के टाइम जैसे ही 50,000 ऑर्डर्स पर मिनट आने लग गए तो डेटाबेस वहीं बैठ गया, सीधा टाइम आउट। और यहां प्रॉब्लम पोस्टग्रेस की नहीं थी, प्रॉब्लम थी इंडेक्सिंग चॉइस और डेटा एक्सेस पैटर्न की। पोस्टग्रेस डिफॉल्ट बी ट्री इंडेक्स यूज करता है। जब आप क्वेरी में दोनों तरफ वाइल्ड कार्ड लिखते हो
यानी आगे और पीछे परसेंट लगाकर बिरयानी भेजी, तो यहां B-ट्री इंडेक्स काम ही नहीं करता। डेटाबेस इंजन को टेबल की सारी रोज एक एक करके स्कैन करनी पड़ती है, जिसे हम फुल टेबल स्कैन कहते हैं, और इससे CPU 100% चला जाता है। बात समझ आई? B-ट्री स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए है, यह वाइल्ड कार्ड टेक्स्ट सर्च के लिए बना ही नहीं है। तो यहां हमें इलास्टिक सर्च जैसा टूल यूज करना पड़ा, क्योंकि वो इन्वर्टेड इंडेक्स यूज करता है, जो हर वर्ड का एक मैप बना देता है ताकि सर्च मिली सेकेंड्स में हो सके। लेकिन यहां हमें अब सबसे बड़ा फेलियर मोड समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर इलास्टिक सर्च क्लस्टर डाउन हो गया तो क्या डेटा दिखेगा। इसीलिए प्रोडक्शन में हमेशा एक बैकअप प्लान चाहिए, तो हमने फॉल बैक रखा। अगर इलास्टिक सर्च फेल होता है तो सिस्टम टेम्परेरी तौर पर पोस्टग्रेस पे एक लिमिटेड स्कोप्ड सर्च पर डिग्रेड हो जाएगा, या फिर रेडिस कैशे से सीधा ट्रेंडिंग आइटम्स और फेमस रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे। सर्च यहां परफेक्ट नहीं होगी, टाइपो टॉलरेंस भी चली जाएगी, लेकिन यूजर के लिए 0 डाउन टाइम रहेगा। और एक रूल हमेशा याद रखना, सर्च का डेटा थोड़ा स्टील हो सकता है, लेकिन पेमेंट का कभी नहीं। बिरयानी और पिज्जा जैसे कीवर्ड्स के लिए तो इलास्टिक सर्च एकदम मक्खन चल रहा था, लेकिन बिजनेस यहां नहीं रुकती। कुछ महीनों बाद प्रोडक्ट टीम एक नई रिक्वायरमेंट लेके आई। उन्हें चाहिए था AI पावर्ड डिस्कवरी फीचर। अब यूजर सिर्फ बिरयानी नहीं सर्च कर रहा था, वो टाइप कर रहा था मंडे मॉर्निंग हेल्दी ब्रेकफास्ट या समथिंग लाइट फॉर डिनर। और जैसे ही ये नई रिक्वायरमेंट आई, राहुल फिर से एक्साइटेड हो गया। वो बोला मार्केट में ग्राफ डीबी की बहुत हाइप चल रही है, तो हम लोग Neo4j जैसा कुछ यूज कर लेते हैं, सारे यूजर्स और फूड को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। अब क्योंकि ग्राफ डीबी के बारे में हमने अब तक बात नहीं किया है, तो मैं थोड़ा आपको ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं उसका। ग्राफ डीबी डेटा को टेबल्स या जेसन में नहीं, बल्कि एक नेटवर्क की तरह नोड्स और कनेक्शंस में रखता है। जैसे फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड निकालना है, तो वहां ग्राफ डीबी बेस्ट काम करेगा। अब यहां ग्राफ डीबी का डेमो देखना बहुत इंप्रेसिव लगता है, लेकिन एक आर्किटेक्ट की तरह हमने पहले अपना एक्सेस पैटर्न देखा। हमारी प्रॉब्लम यहां एंट्रीज के बीच का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ढूंढना नहीं था, प्रॉब्लम यूजर की भाषा और इंटेंट समझने की थी। अगर तड़का में यह फीचर मांगा होता कि आपके दोस्तों ने पिछले हफ्ते जो सबसे ज्यादा खाया है वो ऑर्डर करो, तो यहां पे ग्राफ डीबी बेस्ट यूज होता, क्योंकि वहां कनेक्शंस ट्रैवर्स करने पड़ते हैं हमें। लेकिन जब यूजर का इंटेंट और कंटेक्स्ट समझना हो, तो यहां आते हैं वेक्टर डेटाबेसेस। आजकल AI और चैट जीपीटी के जमाने में वेक्टर डेटाबेसेस बहुत ही हॉट टॉपिक बने हुए हैं। नॉर्मल डेटाबेस एग्जैक्ट कीवर्ड मैच करता है, लेकिन वेक्टर डीबी टेक्स्ट को मैथमेटिकल नंबर्स यानी वेक्टर्स में बदल देता है, ताकि वो वर्ड्स का मीनिंग समझ सके। चलो देखते हैं इसको यूज करने का तड़का में कैसे फायदा हुआ। जब कोई यूजर सर्च करता है हेल्दी ब्रेकफास्ट मील ऑप्शंस, और हमारे मेनू में कहीं ऐसा है लो कैलोरी मॉर्निंग मील, तो इन दोनों के वेक्टर्स मैथमेटिकली एक दूसरे के पास होंगे, भले ही इन दोनों में एक भी वर्ड कॉमन ना हो। नॉर्मल सीक्वल सर्च या इलास्टिक सर्च यहां फेल हो जाते, पर वेक्टर डीबी यूजर का इंटेंट पकड़ लेता है। और अब इसका भी फेलियर मोड देखते हैं। अगर कल को वेक्टर डीबी स्लो हो जाए या उसका क्लस्टर डाउन हो जाए, तो हमें एक ग्रेसफुल डिग्रेडेशन सेट करना चाहिए। सिस्टम तुरंत फॉल बैक कर देगा हमारे उसी पुराने इलास्टिक सर्च वाले लॉजिक पे। तो यहां यूजर को उनके एग्जैक्ट सर्च के बेस पे मेनूज दिखते रहेंगे, लेकिन हाँ AI का थोड़ा दिमाग बंद हो जाएगा। पर जब तक ऐप चल रही है तो वो एक्सेप्टेबल है। अब यूजर ने खाना तो ढूंढ लिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उस आइटम को कार्ट में ऐड करना। और यहां पर राहुल ने फिर से दिमाग लगाया और कार्ट्स फीचर के लिए 4 रिलेशनल टेबल्स बना दिए। अब इसे देख के ऐसा लगता है कि वो कार्ट का फीचर नहीं, गवर्नमेंट का GST फाइलिंग सिस्टम बना रहा हो। देखो, यहां पर बहुत सारे डेवलपर्स को एक कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं लॉग आउट करके लॉग इन करता हूं तो कार्ट का डेटा तो परसिस्टेंट रहता है, इसीलिए लोग सोचते हैं इसके लिए मेन डेटाबेस में टेबल्स बना देते हैं। लेकिन अभी तक कार्ट में पैसा नहीं गया, यानी ट्रांजैक्शन शुरू नहीं हुआ है, और इसीलिए कार्ट के लिए हमने रेडिस चुना। रेडिस डेटा को हार्ड ड्राइव की जगह सीधा रैम में रखता है, जिससे स्पीड तो सुपर फास्ट मिलती है और साथ ही डेटाबेस पर फालतू लोड नहीं जाता। अब यहां कुछ लोग सोचेंगे कि अगर सर्वर रीस्टार्ट हो गया
तो रेडिस से तो डेटा उड़ जाएगा। हाँ, सही सोच रहे हो। लेकिन इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? यूजर को दोबारा कार्ट में आइटम डालने पड़ेंगे। जिस डेटा के जाने से 1 रुपए का भी फाइनेंशियल लॉस ना हो, उसके लिए मेन डेटाबेस पर लोड बढ़ाना ओवर इंजीनियरिंग है। लेकिन इसी दौरान राहुल ने मुझे एक सही जगह रोका। उसने पूछा, अगर कार्ट टेम्पररी है तो इसका टीटीएल क्या रखें? और मैंने ऐसे ही बोल दिया 7 दिन रख देते हैं। इसके पीछे मेरा यह सोचना था कि 7 दिन तक तो यूजर ऑर्डर कर ही लेगा। लेकिन तब राहुल ने एक्चुअल प्रोडक्शन से डेटा पुल करके मुझे दिखाया कि 23% यूजर्स 10-10 दिन बाद भी आके कार्ट से ऑर्डर कर देते हैं। यानी सही एक्सपायरी 7 दिन नहीं, 30 दिन होनी चाहिए। और यहां पर राहुल एकदम सही और मैं गलत था। और देखो, इससे एक बात समझ में आती है, सिस्टम डिजाइन में आपका कितना भी सीनियर एक्सपीरियंस हो, वो कभी भी रियल वर्ल्ड यूजर डेटा से बड़ा नहीं हो सकता। और देखो, बिना सोचे समझे डेटाबेस पर लोड डालने की एक ऐसी ही गलती हमने आउटेज के 3 महीने पहले की थी। बिजनेस टीम ने एक सिंपल सा सवाल पूछा, पिछले महीने कितने ऑर्डर्स कैंसिल हुए, उसका डेटा निकाल के दो। रिक्वायरमेंट एकदम सिंपल है। तो एक डेवलपर ने बिना सोचे प्रोडक्शन के लाइव पोस्टग्रेस में एक हैवी एनालिटिक्स क्वेरी चला दी। सिस्टम में उस वक्त 50 मिलियन से ज्यादा रोज थे और जैसे ही क्वेरी रन हुई, पूरी ऐप अचानक स्लो हो गई। अब कुछ लोग सोचेंगे क्वेरीज चलाने से तो सीपीयू 100% हिट हुआ होगा, पर दिक्कत कुछ और थी। पोस्टग्रेस एक रो बेस्ड डेटाबेस है। इसका मतलब अगर आपको सिर्फ एक कॉलम जैसे ऑर्डर स्टेटस का डेटा चाहिए, तो भी पोस्टग्रेस को पूरी की पूरी रो डिस्क से रीड करनी पड़ती है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी मेमोरी थ्रैशिंग। दुनिया का कोई भी डेटाबेस सीधे डिस्क से नहीं चलता। वो फास्ट परफॉर्मेंस के लिए इंटरनल रैम यूज करता है, जिसे हम शेयर्ड बफर्स कहते हैं। हमारे लाइव कस्टमर्स का एक्टिव डेटा इसी रैम में बैठा था ताकि फास्ट परफॉर्मेंस मिले। लेकिन उस हैवी क्वेरी ने 50 मिलियन रोज का डेटा उठाकर इसी रैम में भर दिया और लाइव कस्टमर्स का डेटा वहां से बाहर फेंक दिया। इसे हम डेटाबेस की भाषा में बफर कैशे एविक्शन कहते हैं। एक सिंगल एनालिटिक्स क्वेरी की वजह से लाइव कस्टमर्स का डेटा स्लो हार्ड डिस्क से रीड होने लगा और इसी की वजह से ऐप स्लो हो गई। उस दिन हमने एक थंब रूल बना लिया, आपके ट्रांजैक्शन डेटाबेस यानी OLTP और एनालिटिक्स डेटाबेस यानी OLAP को कभी भी कैजुअली मिक्स मत करो। एनालिटिक्स के लिए डेटा को हमेशा क्लिक हाउस या बिग क्वेरी जैसे कॉलमनर डेटाबेस में भेज दो। ये डेटाबेसेस रोज के बजाय उन्हीं स्पेसिफिक कॉलम्स को मेमोरी में लाते हैं जिनकी क्वेरी को एक्चुअली जरूरत है। इससे आपका लाइव डेटाबेस भी सुरक्षित रहता है और एनालिटिक्स भी झट से चल जाती है। हम उस दिन तो बच गए क्योंकि ट्रैफिक कम था, लेकिन इस गलती ने हमें सिखा दिया एक छोटी सी क्वेरी भी क्या हाल कर सकती है। लेकिन असली टेस्ट तब हुआ जब एक्चुअल दिवाली की रात आई। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, ये सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल की प्रॉब्लम नहीं थी, रीजन एकदम अलग था। दिवाली की रात 8 बजे अचानक ट्रैफिक 10x हो गया। लोड झेलने के लिए हमारी डेवऑप्स टीम ने क्यूबरनेटिस पे बैकएंड सर्वर्स के पॉड्स को 50 से बढ़ाकर सीधा 500 कर दिया। डैशबोर्ड पर ग्रीन ग्राफ्स देख के हम खुश थे कि ऐप प्रॉपरली स्केल हो रही हैं। पर ठीक 15 मिनट बाद ऐप ने टाइम आउट देना शुरू कर दिया और जो हमने डैशबोर्ड में देखा उसने तो दिमाग ही घुमा दिया। पोस्टग्रेस का सीपीयू सिर्फ 20% था, रैम भी आधी खाली थी, पर डेटाबेस नए ऑर्डर्स रिजेक्ट कर रहा था। और असली प्रॉब्लम क्वेरी या सीपीयू की नहीं थी, प्रॉब्लम बेसिक मैथ की थी। हर नया सर्वर डेटाबेस के साथ 50 एक्टिव कनेक्शन ओपन कर रहा था। 500 सर्वर्स का मतलब 25,000 पैरेलल कनेक्शंस और हमारे पोस्टग्रेस सर्वर की मैक्सिमम लिमिट 2000 की थी। जैसे ही कनेक्शन पूल फुल हुआ, डेटाबेस ने नए रिक्वेस्ट को दरवाजे पे ही रोक दिया। हमारे अपने ही ऑटो स्केलिंग की वजह से डेटाबेस ने दम तोड़ दिया। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? हम घंटों तक गलत प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। यहां किसी नए नो सीक्वल डेटाबेस की जरूरत नहीं थी, ना ही कोई कोड चेंज की। हमें जरूरत थी एक कनेक्शन पूलर की। हमने तुरंत पीजी बाउंसर डिप्लॉय किया। यह एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ऐप से आने वाले 25,000 रिक्वेस्ट को अपने पास होल्ड करता है और डेटाबेस तक सिर्फ 500 एक्टिव कनेक्शंस को मल्टीप्लेक्स करके भेजता है।
डेटाबेस को अचानक सांस लेने की जगह मिली और अटके हुए सारे ऑर्डर्स प्रोसेस होना शुरू हो गए। उस दिन पीजी बाउंसर ने हमारा सिस्टम तो अप कर दिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उस रात हमें एक चीज क्लियरली समझ आ रही थी, आर्किटेक्चर डिसीजन अक्सर आधे या 1 घंटे की मीटिंग्स में होते हैं, लेकिन उनका असली पेन प्रोडक्शन में कई महीनों बाद दिखाई देता है। अगले दिन ऑफिस में जब आउटेज की पोस्टमार्टम मीटिंग हुई तो राहुल काफी परेशान था। उसने एक बहुत जेन्युइन सवाल पूछा, आगे से नए फीचर्स डिजाइन करते वक्त ये डेटाबेस और आर्किटेक्चर का डिसीजन पहले से कैसे सोचें? क्या इसका कोई सॉलिड फ्रेमवर्क है? और दोस्तों, यही एग्जैक्ट मोमेंट होता है जब एक डेवलपर और एक आर्किटेक्ट की सोच का फर्क समझ आता है। आर्किटेक्ट किसी हाइप वाले टूल के साथ शादी नहीं करता। वो किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने से पहले कुछ सवाल पूछता है, जिनमें पहला है, आपके सिस्टम का एक्सेस पैटर्न क्या है? सिस्टम रीड हैवी है या राइट हैवी? दूसरा सवाल कुछ ऐसा होगा, कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए? आपके सिस्टम में पैसा कट रहा है या सिर्फ लाइव लोकेशन ट्रैक हो रही है? तीसरा, फेलियर के केस में क्या होगा? सिस्टम डिग्रेड करेगा या बिजनेस रुक जाएगा? चौथा, ऑपरेशनल कॉस्ट कौन उठाएगा? क्लस्टर लगाना तो इजी है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और पांचवा, ट्रैफिक अगर 10x हो गया तो आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा? तो अब सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में अगर कोई आपसे आर्किटेक्चरल सवाल पूछे तो आप वो इंसान बनना जो इस फ्रेमवर्क को यूज करके जवाब देता है, रटी रटाई डेफिनेशन से नहीं। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई? आजकल राहुल किसी नई टूल की हाइप नहीं देखता। अब हर नए डिजाइन डिस्कशन में उसका एक सवाल जरूर होता है। और दोस्तों, मेरे इस चैनल का मकसद एग्जैक्टली यही है। मैं यहां आपको कोड या सिंटैक्स लिखना नहीं सिखा रहा हूं, वो आप ऑलरेडी जानते हो, या उसके लिए आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। मैं आपको फेलियर मोड सोचना सिखा रहा हूं। ट्रेड ऑफ्स, एक्सेस पैटर्न्स और फेलियर मोड्स, ये टर्म्स आपने मेरे वीडियो में कई बार सुने होंगे और आगे भी सुनते रहोगे, क्योंकि मुझे आपका माइंडसेट एक डेवलपर से एक आर्किटेक्ट की तरफ शिफ्ट करना है। हमेशा याद रखना, एक डेवलपर का काम होता है नए फीचर्स बनाना, लेकिन एक आर्किटेक्ट का काम होता है उन फीचर्स को प्रोडक्शन में सरवाइव करवाना। और दोस्तों, उन्हीं सिस्टम्स को सरवाइव करवाने के लिए हमारे चैनल का अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो, ये आप डिसाइड कीजिए। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, अगर आप चाहते हो हम ऐसे ही आर्किटेक्चरल सीरीज को आगे बढ़ाएं और नए कंसेप्ट सीखें, तो कमेंट्स में लिखो पेपर टू प्रोडक्शन। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि पहले मैं एक डिजाइन पैटर्न्स के ऊपर डीप डाइव बनाऊं, तो कमेंट्स में लिखिए डिजाइन पैटर्न्स। और अगर आपको दोनों चाहिए तो चुपचाप दोनों कमेंट कर दीजिए। जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट होंगे, अगला वीडियो उसी टॉपिक पे होगा। और अगर आपको अपने करियर के लिए मुझसे 1-to-1 हेल्प चाहिए, चाहे आपको डेवलपर से आर्किटेक्ट बनने का रोड मैप चाहिए या सर्विस बेस से प्रोडक्ट कंपनी में स्विच करने का, तो आप मुझसे डायरेक्ट टॉपमेट में कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको desiarchitect.com में मिल जाएगी और वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।